अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो आवान और मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन के दो रियासती हल और अमरीकी तजवीज़ की। तो गज़ा में जंगबंदी के बाद की क्या सूरत हाल होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि वहाँ का निज़ाम कौन संभालेगा और अमन वहाँ पर कैसे कायम होगा। इसी सवाल का जवाब देने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करने जा रहे हैं और तर्जुमान वाइट हाउस ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इजहार किया है कि कौन कौन सा मुल्क आज अमरीकी सदर ट्रंप से मिलेगा। तर्जुमान वाइट हाउस अमरीकी मीडिया के मुताबिक आज की मुलाकात में अमरीकी सदर कुछ तजावीज़ मुस्लिम रहनुमाओं के सामने रखेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का मनसूबा ये है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजें ताकि इसराइल इनखला करे और फिर यही ममालिक इक़्तिदार की मुंतकिली और बहाली के अमल में भी किरदार अदा करें। साथ ही साथ फंडिंग का बोझ भी इन्हीं मुल्कों के कंधों पर डाला जाएगा, यानी एक ऐसा गजा कायम किया जाएगा जिसमें हमास की मुदाखलत नहीं होगी। सवाल ये है कि सदर ट्रंप की तजावीज़ कितनी काबिल कबूल हैं। आपको बताते चलें कि इस मुलाकात से पहले कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा मुशावरत कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी शिरकत की है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की साइड लाइन पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के रहनुमा अमरीकी सदर से बराह रास्त बात करेंगे। ट्रंप के इस मनसूबे को बास हल्के एक नई हिकमत अमली करार दे रहे हैं, तो कुछ माहिरीन के मुताबिक ये एक नया बहरान सामने आ सकता है, क्योंकि सवाल ये है कि क्या मुस्लिम ममालिक वाकई अपनी फ़ौजें और वसाइल गजा भेजने पर आमादा होंगे या फिर ये तजवीज़ एक ऐसी बहस है जो मज़ीद तनाव को जन्म देगी। इसी मामले पर बात करेंगे इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद, तो उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत की आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में बड़ी पज़राई की गई है। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि फ़लस्तीनियों को हक़ देने से इसराइल के हकूक़ मुतासर नहीं होते और अमन के लिए दो रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा, ट्रंप की तजवीज़ को आप किस हद तक काबिल अमल समझते हैं? क्या अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ अपनी अफवाज गजा भेजेंगे और वो वहाँ का कंट्रोल संभाल सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी पहली बात तो ये जी कि हमें क्लियरली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी तजवीज़ का पता नहीं, लेकिन जो गेस है वो ये है, एक तो ये है कि वो बात करेंगे कि सीज़ फायर वहाँ पे हो जाए। नंबर दो बात ये है कि वो होस्टेजेस के लिए ज़रूर बात करेंगे। वो शायद उनके एजेंडा का पहला हिस्सा होगा कि जितने भी होस्टेजेस हैं वहाँ पे वो रिलीज़ किए जाएं, जो इजरायली होस्टेजेस हैं, एंड वाइस वर्सा। तीसरा ये है कि वहाँ पे इसका इंतज़ाम इंसलामाबाद में कैसे संभाला जाएगा गज़ा का, और जो आप बात कर रहे थे कोई यूएन मैंडेटेड फोर्स जा सकती है वहाँ पे कि नहीं। प्रेसिडेंट मैक्रोन का जो आपने अभी हमें क्लिप सुनाया भी और जो मैंने पढ़ा है, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि यूएन मैंडेटेड फोर्स वहाँ पे भेजी जाए। जहाँ तक फोर्स का ताल्लुक है जो आप फरमा रहे थे जी, वो भी है, और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कहेंगे कि मुस्लिम ममालिक जो हैं गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन में फाइनेंशियल हेल्प भी करें। जो यूएन मैंडेटेड फोर्सेस होती हैं यूएन के चैप्टर 7 के नीचे होती हैं, और ये पाकिस्तान जो है बहुत सारे मुल्कों में अपनी अफवाज पहले भी भेजता रहा है। बहुत सारे अफ्रीकन मुल्क, मुस्लिम ममालिक भी कुछ जगहों पे फोर्सेस भेजते रहे हैं। अगर यूनाइटेड नेशन से ये अप्रूव हो जाता है और यूनाइटेड नेशन उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है कि वहाँ पे गज़ा में एक पीस कीपिंग फोर्स हो जो कि हथियारों के साथ जाए और चैप्टर 7 के नीचे हो इन्फोर्स करने के लिए, तो उसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जो मुल्क पाकिस्तान और बाकी जो और ममालिक हैं जो पहले भी यूनाइटेड नेशन में फोर्सेस भेजते रहे हैं वो भेज दें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी तजावीज़ पूरी क्या हैं और उनके ऊपर क्या सारे के सारे एग्री करते हैं कि नहीं करते। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जी सारे एग्री कर जाएं, जो कि मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कहते रहे हैं कि गज़ा जो है उसको एक रिव एरिया में डेवलप कर दिया जाए, उसका जॉइंट कंट्रोल हो जाए, शायद उस पर अमेरिका का कंट्रोल हो, उसको एक नए सिरे से बसाया जाए, वहाँ पे जितने भी पैलेस्टीनियन हैं वो वहाँ से चले जाएं और वो वापस नहीं आए। तो ये इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जिनको शायद जितने भी मुस्लिम ममालिक से आज उनकी मीटिंग हो रही है वो शायद पूरी की पूरी तरह इंडोर्स नहीं करेंगे। जो चीज़ इंडोर्स हो सकती है, आई थिंक सबसे पहला स्टेप है सीज फायर। जी। नंबर 2 ये है कि पैलेस्टीनियंस जो स्टेट है उसकी रिकग्निशन, जैसे अभी आपने बताया एक वेव चल पड़ी है, बहुत सारी कंट्रीज ने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर दिया, फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे, और फिर उसकी इन्फोर्समेंट उस चीज़ की थ्रू सैंक्शंस हो, थ्रू बाकी प्रेशर हो, डिप्लोमेटिक प्रेशर हो, और गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसको किस तरह स्टॉप किया जाए। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, अगर मुस्लिम ममालिक का इस बात पर आमादा हो जाते हैं कि वो अपनी फ़ौज भेज देते हैं, माली मुआवनत कर देते हैं गाज़ा की, तो ऐसी सूरत में अगर ये मैनेज किस तरह से होगा? ताकत और सियासत का तवाज़ुन जो है वो क्या बरकरार रहेगा जब इस मुस्लिम ममालिक मिलकर वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? और इसराइल जो सोचता था, जो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो सारे उससे मुकम्मल तौर पर आमादा हो सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया मिस है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका पूरा क्लियर आंसर तो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि सबसे पहले जो है कि टू स्टेट सॉल्यूशन जिसकी हम बात करते हैं, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है जी। पैलेस्टाइन के ऊपर और इसराइल के ऊपर फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, उसमें यह है कि फ़लस्तीनी रियासत एक आज़ाद रियासत होगी जिसके पास यरूशलेम कैपिटल के तौर पे होगा। एक नंबर पे तो ये बात आ जाती है। दूसरे नंबर पे ये बात आती है जो आपने कहा जी कि इजराइल एग्री करेगा या नहीं करेगा। नेचुरली इजराइल एग्री तो पूरी तरह नहीं करेगा, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन पास कर देगी जिसमें P5 शामिल होंगे और वो करारदाद वीटो नहीं होगी, तो वो फिर एक करारदाद जो है वो एक लीगली बाइंडिंग हो जाती है सब कंट्रीज के लिए इंक्लूडिंग इसराइल। अभी तक जो चीज़ हुई है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में तो करारदादें पास होती रही हैं, लेकिन अभी जैसे सीज फायर की बात होती है, कुछ और बात होती है, तो वहाँ पे वो करारदाद जो है अमेरिका मोस्टली वीटो कर देता है। तो अगर अमेरिकन एग्रीमेंट इसमें शामिल है और बाकी जो P5 हैं सारे के सारे इसमें शामिल हैं, और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ये पास कर देती है अंडर चैप्टर 7 वहाँ पे फौज तैनात करने की, तो मेरे ख्याल में ये एक बाइंडिंग चीज़ होगी जिसे इसराइल को भी मानना पड़ेगा। अच्छा जनरल साहब, अमेरिका की जो तजवीज़ है या जो मंसूबा है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान किस फरीक को होगा? और दूसरा सवाल ये है कि माइनस हमास जो है, आप समझते हैं कि ये पॉसिबल हो सकेगा? हमास की क़यादत भी इसको मान लेगी और माइनस हमास उसके बाद इस पूरे ख़त्ते में अमन रह सकता है? जी, अमेरिका का मंसूबा, पहली बात तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था पूरा हमें क्लियर नहीं है, अभी वो आएगा, लेकिन जो गेस वर्क्स हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि वो मेरे ख्याल में पैलेस्टीनियंस के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे और मुस्लिम्स के लिए भी काबिल कबूल नहीं होंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे का पूरा गज़ा जो है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, कि पूरे का पूरा गज़ा इसकी डेब्रीज ख़त्म की जाए, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स यहाँ से निकाले जाएं, इसको नए सिरे से एक बहुत बड़े मॉडर्न सिटी के तौर पे, रिवेरिया के तौर पे जैसे वो कह रहे थे, बसाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो काबिल कबूल नहीं होगी वो ये है कि फ़लस्तीनियों का वहाँ से ज़बरदस्ती का जो इनखला है, जो मूवमेंट है, वो मेरा ख्याल है काबिल कबूल नहीं होगा। बहर सूरत मुस्लिम ये चाहेंगे और पैलेस्टीनियन भी ये चाहेंगे कि फ़लस्तीनी मुड़ के अपने इलाके में वापस आएं और उनके घर जो है मुड़ के आबाद हों। तो इसलिए अभी तक ये पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है मुस्लिम मुल्क जो हैं और पैलेस्टाइन जो है उस पर एग्री नहीं करेंगे। अभी हमास के ऊपर जो आपने सवाल किया, माइनस हमास, एक्चुअली बात यह है जी कि हमास एक रियलिटी है, हमास एक एंटिटी है, एक पार्टी बन गई है वो टूवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट, जो PLO थी उसके अलावा BPLA तो अभी होगा ये कि मेरे ख्याल में हमास को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा एज अ पॉलिटिकल फोर्स इन द लॉन्ग टर्म। अभी लॉन्ग टर्म में वो सोल्यूशन कितना अरसा लेता है, कितना अरसा नहीं लेता कि एक फ़लस्तीनी रियासत बनती है, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें हमास जो है एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इंटीग्रेट होगी, नॉट एज अ नॉन स्टेट एक्टर, एक स्टेट एक्टर के तौर पे। ठीक है जनरल साहब, बाज़ माहिरीन जो हैं इस सारी सूरत हाल पर, जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हमास को माइनस करें और मिलकर ये काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये एक नई हिकमत अमली सामने आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि ये मामला मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, मुस्तकबिल करीब में गज़ा की ये सूरत हाल पहले से बेहतर होगी या मज़ीद हम मामला ख़राब होते देख रहे हैं?
मेरे ख्याल में अगर फोर्सफुली, जैसे आपने पार्ट टू में बोला अपने क्वेश्चन के, कि अगर फोर्सफुली आप हमास को इलादा कर देते हैं, तो मेरी नाक़िस राय में ये है कि ये मामला ज़्यादा पेचीदा होने का ख़तरा है। क्योंकि हमास जो है वो एक एंटिटी है, एक बीइंग है, और पिछले 2 सालों से अगर आप देख लें कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और बाकायदा वो लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको टोटली साइडलाइन करना, टोटली यूं समझ लें कि बॉटल में बंद कर देना नामुमकिन होगा। और अगर ये कोशिश की गई कि हमास को टोटली माइनस कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में मामला ज़्यादा पेचीदा होंगे। कोई इन बिटवीन रास्ता निकालना पड़ेगा, जिसमें मेरे ख्याल में, जो मैं अभी ऑफ हैंड कह सकता हूँ, वो ये है कि हमास जो है वो एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन की बजाय एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे फ़लस्तीनी रियासत में पावर शेयरिंग में हिस्सा ले। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेजर रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ थे और बड़े अहम नुकात पे उन्होंने बात की है, और ख़ास तौर पर जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कुछ अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ के रहनुमाओं से आज उनकी मुलाकात हो रही है। मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। मुलाकात तो अहम है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तब ये मज़ीद अहम हो जाएगी जब इसमें से आउटपुट निकलेगा और किसी एक चीज़ पर इत्तेफाक हो जाएगा, जिसके चांसेस जो हैं वो कम नज़र आए। इत्तेफाक होगा भी या नहीं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल जी, अब सभी नज़रें इस पर हैं, और जिन लोगों से मुलाकातें हो रही, जिस रहनुमाओं से मुलाकातें, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, कतर की क़यादत मौजूद है, सऊदी अरब की क़यादत मौजूद है, तुर्की की क़यादत मौजूद है, इसके साथ साथ और जितनी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं ममालिक जिस तरह से फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यही चीज़ है जो मजबूर कर रही है कि अब मुसलमान ममालिक के जितने भी सदूर हैं या जो भी सरबराह हैं उनसे मुलाकात की जाए। बिल्कुल जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये हालात जो हैं गज़ा के बेहतर हो। आगे बढ़ेंगे जी। अब दुनिया भर में नौजवान साइंसदानों, टेक्नोलॉजी माहिरीन के लिए एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है। अमेरिका की महंगी वर्क वीज़ा पॉलिसी के जवाब में चीन ने नया के वीज़ा मुतारिफ करवा दिया है। ये वीज़ा 1 अक्टूबर से नाफिज़ुल अमल होगा, और इसके तहत अहल नौजवान माहिरीन को न सिर्फ चीन में दाखिले और क़याम की सहूलत मिलेगी, बल्कि वो बार बार आ जा सकेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस वीज़े के हुसूल के लिए किसी मुल्की आजर या दावतनामे की ज़रूरत नहीं होगी। के वीज़ा होल्डर्स तालीम, सकाफ़त, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ कारोबारी तहकीक में बराह रास्त हिस्सा भी ले सकते। चीनी हुक्काम के मुताबिक ये इकदाम आलमी टैलेंट को अपनी तरफ मुतवज्जे करना और साइंसी ताउन बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अमेरिका ने हाल ही में H-1B वर्क वीज़े की सालाना फ़ीस $1 लाख तक बढ़ा दी थी, जिसके जवाब में चीन ने यह नया के वीज़ा मुतारिफ करवाया है, जो जनूबी एशिया समेत दुनिया भर के नौजवान टैलेंट के लिए पुरकशिश मुतबादिल साबित हो सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट राना इनामुल्लाह खान, जो के वीज़ा एक्सपर्ट हैं, उनसे भी इस मामले पे बात करेंगे। हमने देखा इमरान, इससे पहले अमेरिका के जानिब लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा था और मुझे लगता है कि रहेगा भी, लेकिन इस सूरत में चाइना की जानिब से के वीज़ा मुतारिफ करवाना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो टैलेंट रखते हैं, वो लोग जिनको काम आता है, स्किल आती है कोई, उनके लिए ये बेहतरीन वीज़ा है। बिल्कुल जी, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया अमेरिका जाना। आपको पता है अमेरिका जाना हर बंदे का एक ख्वाब हुआ करता है, जो कि ख़ास किस्म की फील्ड में माहिर हो, स्पेशलाइज फील्ड में हो। ख़ास तौर पर आईटी की फील्ड के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये हो गया। वर्क वीज़ा जो है वो $1 लाख का वर्क वीज़ा जो है वो मिलेगा पाकिस्तानी 3 करोड़ तकरीबन, जी तकरीबन 3 करोड़ पे बनते हैं। तो एक तो उनका मकसद ये है अमेरिका का कि इससे $10 बिलियन जो है ना वो इससे हासिल कर सकें। इससे पहले भी वो ले रहे हैं, लेकिन चाइना ने जी इस पे अपना के वीज़ा जो है वो जारी कर दिया है। इन दोनों में फ़र्क क्या है हम जान लेते हैं। एडवोकेट राना इनामुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि वीज़ा एक्सपर्ट हैं। खान साहब ये बताइएगा, ये के वीज़ा क्या होता है और जो अमेरिका का H-1B वीज़ा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर भी बताइएगा कि कौन सा वीज़ा ज़्यादा महंगा है, कौन सा आसान है। थैंक यू वेरी मच। के वीज़ा ये उसी तरह है जैसे अमेरिका का H-1B वीज़ा था, और ये उसी तरह स्टेम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च बेस्ड जो लोग हैं उनको ये इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने कभी पूरी दुनिया से हाईली एक्सपर्ट लोग इनवाइट किए थे, इसी तरह चाइना भी उसी प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और ये पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट कर रहा है कि जो रिसर्च में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, या किसी के पास कोई यूनिक ऐसे आइडियाज़ हैं
जो चाइना की इकोनॉमी को या उनके यहाँ कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आता है और चाइना उसको वेलकम करेगा। अच्छा, हमें ये कहिएगा इनामुल्लाह खान साहब कि ऐसे में आम आदमी जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है? जैसे कि अमेरिका के वीज़े को भी अप्लाई करने के लिए एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, कंसल्टेंट से करवाना पड़ता है, इसका भी इसी तरह से होगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और अप्लाई जो करना है वो आसान तरीका है इसका? जी बिल्कुल, ये कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। ऑब्वियसली ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका पोर्टल होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं वेबसाइट पे, कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं। वेबसाइट के ज़रिए हम इनके पोर्टल तक जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रोफाइल को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा, जो सबसे अच्छी बात है, इसमें किसी कंपनी का आपको इनविटेशन नहीं चाहिए, कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए। आपको ऑनलाइन जाके इसको जस्ट अप्लाई करना है। और इसकी वीज़ा फीस अपनी कितनी? एजुकेशन। जी, फीस कितनी बताई जा रही है इसकी? फीस भी अभी कोई प्रॉपरली क्लियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये जिस तरह से अमेरिका ने अपनी फीस को बढ़ा दिया है, $1,00,000 कर दिया है, ये उस तरह से नहीं होगी। इसकी एक नॉर्मल फीस होगी जैसे कभी पहले अमेरिका की होती थी। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा आप किस मकसद के लिए अमेरिका ने जो वीज़ा फ़ीस है वो $1,00,000 तक रख दी है? और अगर आप देखें जो जितनी टेक कंपनी है, बड़ी कंपनियां, वो अमेरिका में ही हैं, पूरी दुनिया से लोग वहां पर जाते हैं, तो उनका वहां जाना कितना मुश्किल हो जाएगा? और ओवरऑल अगर देखा जाए, अमेरिका की इकोनॉमी में ये चीज़ कंट्रीब्यूट करेगी या वहां पर अब जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो जाना कम हो जाएंगे? बेसिकली देखें, ये आप अगर इस पे थोड़ा सा फोकस करें तो पिछले दिनों कनाडा ने भी अपनी वीज़ा पॉलिसी को स्ट्रिक्ट किया और उसकी मेन वजह भी इंडिया ही था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है कनाडा में वो इंडियन लोगों की ही थी। और अगर हम अमेरिका की पॉलिसी को भी देखें, जो कि H-1B वीज़ा पे जाते थे, वो 70% के करीब इंडियन ही थे। और आजकल आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि इंडिया के साथ जो अमेरिकन एक तरह से मैं उसको कोल्ड वॉर ही कहूँगा, क्योंकि जो इंडिया है वो रशिया के साथ अपने जो ताल्लुकात है उसको डेवलप कर रहा है, ख़ास तौर पे आफ्टर मतलब जो हमारी ये वॉर हुई है उसके बाद से, क्योंकि अमेरिका ने हमें काफ़ी एप्रिशिएट किया इसमें। तो जो अमेरिका है, इंडिया है, वो इस वक्त रशिया को ज़्यादा उसकी तरफ उसका पलड़ा भारी है। तो उसके अगेंस्ट अमेरिका ने अब ये एक स्टेप लिया है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंडियन जा रहे थे अमेरिका के अंदर, तो उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो इससे ऑब्वियसली अमेरिका की इकोनॉमी में तो इतना को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास ये उनका प्रोग्राम बड़े अरसे से चल रहा है और उनके पास इतने लोग हैं कि वो आराम से इसको सरवाइव कर जाएंगे। अमेरिका ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ये वीज़ाज अप्लाई किए हुए हैं, जो इसको रिन्यू करवाएंगे, उनके लिए उन्होंने वो उतना फीस का स्ट्रक्चर नहीं रखा, उनके लिए एक नॉर्मल फीस आ रही है। बाकी जो नए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए $1,00,000 रखा है। बिल्कुल ठीक है। इसकी तो इनामुल्लाह निस्बत खान साहब, इससे ये वाज़े हुआ कि आने वाले टाइम में जितने भी यंगस्टर्स हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, हुनरमंद लोग हैं, वो अमेरिका की बजाय चाइना की जानिब रुख कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने इस सारे मामले पर गुफ्तगू की। और एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे हम FBI ने क्रैकडाउन कर दिया ज्वेलर्स के खिलाफ, उस पर क्या क्या पेशरफ्त हुई है। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। एशिया कप की बात कर लेते हैं। एशिया कप सुपर 4 का डू एंड डाई मुकाबला आज होगा। आज अबू धाबी के मैदान में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ग्रीन शर्ट्स के लिए ये मैच जिंदगी और मौत की हैसियत रखता है। फतह की सूरत में फाइनल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन शिकस्त की सूरत में वही अगर मगर का खेल दोबारा से शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में ये दोनों टीमें अपने अपने मैच पहले ही हार चुकी हैं, इसलिए आज हारने वाली टीम का इवेंट से सफ़र भी तमाम हो सकता है। एशिया कप में आज श्रीलंका और पाकिस्तान के इस मार्के ने सनसनी फैला दी है। शायकीन क्रिकेट को एक सख्त और दिलचस्प टकराव का शिद्दत से इंतज़ार है। पाकिस्तानी टीम कल आराम के बाद आज नए अज़्म के साथ मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ
टाइगर्स भी कामयाबी के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि फाइनल की दौड़ में कौन आगे बढ़ता है और किसका ख्वाब चकनाचूर होगा। इसी पर बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अताउर रहमान साहब, सुपर 4 मरहले में दोनों टीमें पहले से हार चुकी हैं। अभी आज का जो मैच है कितना सख्त होने वाला है और हमारी टीम को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जहन में रखकर आज मैदान में उतरना होगा? सबसे पहले आपके सब सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को भी। देखिए, जिस तरह की हालिया परफॉर्मेंस है, इसको देखते हुए तो नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी एज ए पाकिस्तानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह इंडिया के खिलाफ अच्छा स्टार्ट लिया था, इस तरह का अच्छा स्टार्ट आज भी लें और जो गलतियां हमने मिडिल में की थी, मिडिल ऑर्डर में, वो ना की जाए, तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। लेकिन उसके लिए बातों से नहीं, खेलना पड़ेगा, परफॉर्मेंस से मैच जीता जाता है। तो हमारी जो टीम की कारकर्दगी है वो दुनिया के सामने है। कौन सी ऐसी टीम रह गई जिससे हम नहीं हारे? आप इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा खेले थे, 10 ओवरों में 90 कर दिया आपने, और फिर आपका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ। उसकी वजह ये हुई कि आप उन चीजों को रियलाइज नहीं करते कि कहाँ पे हम गलती करते हैं। हमें हमारे बैट्समैनों का एक जो पॉइंट है जिधर वो काम नहीं करते, वो है सिंगल डबल का, जिसपे हम लैग करते हैं। और हमें जो हमने कैंप लगाए वो हमने चौको छिकों के लगाए। चौके छिके मारते तो हमारे बैट्समैन आउट होते हैं। और हुआ ये है कि क्योंकि अब उनको नजर आ गया कि हम सिंगल डबल नहीं करते, हम डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेलते हैं, तो हमारा रुझान जो है ना वो सिंगल डबल की तरफ गया। और हमने इस मैच में सिंगल डबल लेने की कोशिश की मिडिल में, और हम चौका छिका मारना भी भूल गए। आप देखेंगे हमने कोई 46 बॉल पे कोई बाउंड्री भी नहीं लगाई थी। तो क्योंकि हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो इस काबिल नहीं है कि वो कोचिंग कर सके, क्योंकि हमने यस सर वालों को हमने कोच बनाया हुआ है, माइक हैसन को, और दुनिया को ये नहीं पता कि हमारा बैटिंग हेड कोच कौन है, हनीफ मलिक है, जिसने कभी इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग नहीं की। क्योंकि इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार मोहसिन नकवी है, उसकी टीम है, ये सिलेक्शन कमेटी है जिन्होंने सिलेक्शन की है। और क्रिकेट का वो आकिब जुवैद है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को इस तबाही की तरफ ले गया है अपने। अताउर रहमान साहब, आप तो बड़े आपने उससे तल्ख बातें कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि भारत के साथ मैच में स्टार्ट में तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छी बैटिंग की थी, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, इस कमजोरी को कैसे दूर किया जा सकता है? दूसरी बात ये कि जो श्रीलंकन स्पिनर्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं, तो पाकिस्तानी बैटर्स को उनको खेलते हुए उनकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान अगर मैच जीतता है ना तो वो सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से जीतेगा। आप देखें कि इंडिया के खिलाफ आप मैच खेले हैं, 90 किया, तो उसमें 4 कैच भी उन्होंने छोड़े हैं। आप स्पिनर से तो आउट होते हैं, आपकी तो एक ही शॉट है स्पिनर के लिए कि आप स्वीप शॉट मार देते हैं। आप देखें ना, आपके कितने बैट्समैन स्वीप शॉट मारते आउट होते हैं। इंडिया के प्लेयर खेलते हैं, वो मैरिट पे खेलते हैं, सामने खेलते हैं, वी में खेलते हैं। हमारे प्लेयर के सब पास सिर्फ एक ही शॉट है, वो मिड विकेट की तरफ, जिधर बल्ला किधर होता है, मुंह किधर हो, गेंद भी नहीं देखते। आप देखें ना, अभिषेक शर्मा ने स्वीप पे छिके मारे हैं, तो हमारे बॉलर हमारे बैट्समैन आउट होते हैं। इनको पता नहीं है कि स्वीप किस शॉट पे मारी जाती है, क्योंकि इनकी टेक्निक ठीक नहीं है। हमारे बैट्समैनों को तो डिफेंस नहीं ठीक, हमारे बैट्समैन 2 गेंद रोकते, तीसरी पे चला देते हैं। इनमें टेम्परामेंट नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आपने तो पाकिस्तान टीम की बड़ी सबसे वजह यह है कि जनाब आपकी टीम में स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी टीम में यूनिटी नहीं है।
क्योंकि आपके सिलेक्शन कमेटी जो टीम बनाती है वही आगे खेलती है। आपके टीम के प्लेयरों का कॉन्फिडेंस नहीं है। आप हर मैच में रहमान 3 साहब, या 4 जैसा कि आपने कहा चेंज कि कर हमारी देते हैं। टीम थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है कि हम देखते हैं जब भी प्रेशर इन पर आता है ना, तो फिर ये वो जो आम अल्फाज हम इस्तेमाल करें तो टुच टुच की खेल शुरू कर देते हैं। एक एक स्कोर लेते हैं डर डर के, बाउंड्री पर कोई गेंद नहीं जाने देते। फिर इनसे फील्डिंग भी अच्छी नहीं होती। फील्डिंग की अगर हम बात करें तो फील्डिंग में इनसे पकड़े नहीं जाते, कैच भी नहीं पकड़े जा रहे, चौके नहीं इनसे रोके जा रहे। टीम जो है वो चेंज की गई थी, बाबर और रिजवान को हटाया गया था कि शायद मामला थोड़े बेहतर होंगे। आप क्या समझते हैं, उससे कोई फ़ायदा हुआ है या नुकसान ही हुआ है हमें? देखें, आप रोजाना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है एज ए क्रिकेटर, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस आता है कि जब आप रेगुलर खेलते हैं, एक टीम बनाते हैं। आपकी तो हर रोजाना आपके प्लेयरों को तो पता ही नहीं होता कि हमने सुबह मैच खेलना कि नहीं खेलना। आप देखें सैंत अच्छा भला आपकी टीम का कॉम्बिनेशन चल रहा था, हसन नवाज था, 15-20 तो कर ही रहा था। हसैन तल्लुक कहां से आ गया? आपकी तो सिलेक्शन ऐसी होती है कि बंदा टीम में नहीं होता, वो आके खेल रहा होता मैच। आप देखिए, आपने तो हसन अली किधर गया? आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों को दी है? वो लोगों को नहीं नजर आता। जनाब, आप ऊपर से हमारी टीम के बारे में कहा जाता है ये यंग टीम है। आपकी 90% टीम ओवर 30 है। तो आप इनको देखा हुआ है। मैं आपके जो जो मैच जितवाने वाले ऑलराउंडर होते हैं, वो तो आपके ऑलराउंडर नहीं है, वो तो नाम के ऑलराउंडर है। आप देखेंगे आपके तो बॉलर जो है वो बैट्समैन बन गए हैं और बैट्समैन बॉलर बन गए हैं। तो कॉन्फिडेंस कहां से आना है? आपके पास नया गेंद करने वाले बॉलर नहीं रहे, स्पिनर आपके मार खाते हैं। तो कॉन्फिडेंस किन्होंने शेयर किया है? ठीक है जी, इन्होंने शेयर अगर किया अच्छी ना, परफॉर्मेंस होगी तो ही सिलेक्शन कमेटी कॉन्फिडेंस का। आएगा। अगर बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बैटर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे या जो जिन्होंने स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म करना है, तो ही उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे कि अताउर रहमान साहब ने कहा कि हर एरिया में ही पाकिस्तान को इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Selection की सेंट्रल बात कॉन्ट्रैक्ट करें। इनको दिया गया, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको बाहर बिठाया गया, इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बहरहाल देखना होगा कि जी आज का मैच पाकिस्तान जीतता है या नहीं जीतता, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैच बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक ब्रेक, आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मुल्क में टैक्स चोरी रोकने और आमदनी छुपाने वालों के खिलाफ FBI ने शिकंजा मजीद सख्त कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क भर के ज्वेलर्स का बड़ा डाटा इकट्ठा कर लिया है। जरा के मुताबिक 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं और उनमें से भी सिर्फ 10,000 ने टैक्स रिटर्न जमा कराए हैं। ज़्यादातर ज्वेलर्स अपनी असल आमदनी कम जाहिर करके टैक्स से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद, जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अरशद साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। 60,000 से ज़ायद जो ज्वेलर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया गया FBI की जानिब से, जबकि सिर्फ 10,000 ऐसे हैं जो कि रिटर्न जो है वो सबमिट करवा रहे हैं टैक्स का। तो क्या वजह है, क्यों ज्वेलर्स खुद से टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाते? देखिए, सबसे पहले तो ये बात सोचने की जरूरत है कि 60,000 का जो डेटा FBR क्लेम कर रहा है, ये डेटा कहाँ से आया? 60,000 ज्वेलर्स जो हैं वो किस वे में ले रहे हैं? वो मैन्युफैक्चरर्स और रिफाइनर्स और अल्लाह आपका भला करे गोल्ड ट्रेडर्स सबको ज्वेलर समझ रहे हैं या 60,000 ज्वेलर्स हैं? ये जो फिगर है 60,000 का, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने उनको दिया है या फिर जो है किस तरीके से कलेक्ट किया है? खैर ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप 2022 और 21 की बात करेंगे तो आज हम उससे बहुत अच्छी जगह, मतलब काउंटिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तादाद में बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है, जिस पर हम सब ने मिलकर बशमुल FBR हमने कैंप्स लगाए FBR के लिए कराची के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हमें कामयाबी भी हुई है। और मजीद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को रजिस्टर्ड कराएं और इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड कराएं, और जो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको तमाम गोल्ड सेक्टर जो है अप्रूव करे और बेहतरी आए। लेकिन इसके अंदर मैं एक बात आपके चैनल के तवज्जो जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कि देखें, हम तो टैक्स देने के लिए तैयार हैं और टैक्स दे भी रहे हैं। 40-40 साल से 30-30 साल से हमारे जो मेंबर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, वो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें फेडरल गवर्नमेंट की बात करती है कि हमें क्या सहूलत दी जा रही है? आज भी हम अपनी मदद आपके तहत सिक्योरिटी अपने लिए खुद प्रोवाइड करते हैं। आज भी अपनी मदद आपके तहत हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, हम अपने आप लगवाते हैं। पानी की लाइन्स हमारे पास नहीं है। खैर ये एक अलग बहस हो जाएगी।
बात यह है कि इंशाल्लाह ताला हम इसको डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। एफबीआर को भी हम ये कहते हैं कि जी आप बैठे हमारे साथ, हमारे अकाबरीन के साथ बैठकर मशावरत करें, लेकिन ये ना हो कि आप नोटिस जारी करें और हर एक उस मेंबर को भी, उस ज्वेलर्स को भी, उस एक्सपोर्टर्स को भी आप कटहरे में लाके खड़ा कर दें जो गुज़िश्ता 30-35 साल से टैक्स पेयर है। अच्छा, ऐसा नहीं होना अच्छा चाहिए। साहब, ये भी बताइएगा आप, जितने लोग जो हैं, जो ज्वेलर्स हैं और एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं हैं, और वो ज्वेलर्स जो कि अपनी आमदनी कम जाहिर करके अपना टैक्स बचाते हैं, एफबीआर उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर सकता है ना, तो आप इस चीज़ को तो इंडोर्स करते हैं ना? देखिए मैं आपको ज्वेलर्स के बारे में आपको समझाऊं। देखें, अगर चले हम एक लम्हे के लिए मान भी लेते हैं कि जी 50,000 या 60,000 ज्वेलर्स हैं, सर इस्लामाबाद ले लें, रावलपिंडी, कराची, जो मेन सिटीज हैं वहां पर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ ज्वेलर्स का बोर्ड लगाया हुआ है। उनकी दुकान पे 50 ग्राम का स्टॉक नहीं है, वो कैटलॉग्स के ऊपर खरीदारी करते हैं, कैटलॉग्स के ऊपर ऑर्डर लेते हैं और उसी के ऊपर जो है वो ऑर्डर लेकर पुराने ज्वेलरी लेके और उसको कस्टमर को बना के दे देते हैं, तो वो भी ज्वेलर्स ही कहलाते हैं। अब उनकी इनकम इतनी नहीं है माहाना या सालाना कि वो टैक्स रिटर्न भरे, तो ये तो गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ, एफबीआर का बनाया हुआ ही कानून है, तो उस जमरे में आते ही नहीं है। जो रेंट की दुकान 15,000 रुपए किराए पे दुकान लेकर और ज्वेलर्स की दुकान बनाकर बैठ गया। मोहम्मद अरशद साहब, क्या ज्वेलर्स का टैक्स अलग होता है, आम आदमी से हटकर होता है वो टैक्स? कौन सा टैक्स? सॉरी, जो ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न करना होता है वो आम आदमी से प्रोसेस अलग है क्या? नहीं, सब एक ही है। तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्वेलर्स की दुकान के ऊपर वो लगा है या नहीं लगा? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ज्वेलर्स काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। 60,000 50,000 ज्वेलर्स जो एफबीआर हमें क्लेम कर रहे हैं कि जी 50-60,000 ज्वेलर्स में 10,000 जो है वो टैक्स नेट के अंदर टैक्स पेयर गए। ऐसा नहीं है। लेकिन एफबीआर की जानिब से ये भी कहा गया है कि किसी को बिला वजह तकलीफ नहीं दी जाएगी। आप समझते हैं कैसा होगा? नहीं, हमारे जो मेरी बात कंप्लीट हो रही है। हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर हैं, हमारे जो रिफाइनर्स हैं वो भी टैक्स पेयर हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है। हमें बिठाएं दूसरी पॉलिसीज बनाने के दौरान हमें बताएं, हम खुद बताएंगे कि किस तरह हमारे सेक्टर को डिजिटलाइज किया जा सकता है, किस तरह रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। लेकिन आप थोड़ा सा आसानी और सहूलियात तो फराहम करें ना हमारे सेक्टर के ऊपर। एक्सपोर्ट गुज़िश्ता 3 माह से 4 महीने से बंद पड़ी हुई है, एक्सपोर्ट के हवाले से कोई मतलब स्टैंड नहीं लिया जा रहा। एसआरओ को सस्पेंड किया हुआ है 760 को, उसको आप खोलें, रेवेन्यू कलेक्ट होगा। हमारे यहाँ बेहतरीन कारीगर तबका है, बेहतरीन मैन्युफैक्चरर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में मुझे फख्र महसूस है कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी ज्वेलरी जो बनती है पाकिस्तान में बनती है और पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट के दरवाजे बंद हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो रेवेन्यू भी नहीं आ रहा। जब हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला रेवेन्यू भी भरपूर आएगा, हमारी सोच से ज्यादा रेवेन्यू आएगा पाकिस्तान के अंदर। तो हम तो चाहते हैं एक्सपोर्ट भी खुले और हम एफबीआर के साथ मिलें, एफबीआर हमारे साथ बैठे, हम बैठ के पॉलिसीज बनाएं और पाकिस्तान को मजीद। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे और वो कुछ तजावीज़ दे रहे थे कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इजाफा करने का सबब बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो जो अभी तक जो डिटेल सामने आई हैं कि 60,000 ज्वेलर्स हैं, उनमें से सिर्फ 21,000 ऐसे हैं जो कि एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं और उनमें से सिर्फ 10,000 ऐसे जो कि रिटर्न फाइल करते हैं। बाकी बहरहाल रिटर्न फाइल करना तो अब सब पे फ़र्ज़ है और इस पर एफबीआर जो है वो एक्शन भी लेता है। आने वाले प्रोग्राम से भी हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।